हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस को लेके बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, इसमें हम लोग अलग अलग प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में हमने जितने भी प्रोसेस देखे हुए हैं उनमें से मेन जो आपके प्रोसेस होते हैं वो सब के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और हमने जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, पॉलीट्रोपिक है, ये सब जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया था, इस प्रोसेस को जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ये जो आपके प्रोसेस है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसा होगा, और ये प्रोसेस को अगर मैं पॉसिबल कराना चाहता हूँ तो किस तरीके से प्रोसेस को हम लोग पॉसिबल करा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका जो कंसेप्ट है आपको ओनली थर्मोडायनेमिक्स में नहीं जबकि बल्कि इसके जो एक्सटर्नल या एप्लीकेशन पार्ट है, जैसे आपका इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया और आपका आरएसी हो गया, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये बेसिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं अभी आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 5 प्रोसेस आपको दिखेंगे। इस 5 प्रोसेस के अलावा अगर आपने और भी जो प्रोसेस पढ़े हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो सभी के सभी प्रोसेस आपके यहीं से कहीं ना कहीं जनरेट हुए हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं बात करूं ओवरऑल अगर एक बेसिक प्रोसेस का, तो टोटल 5 प्रोसेस को कंसिडर किया गया है और इसी 5 प्रोसेस के थ्रू हमारा बाकी जो बचा हुआ प्रोसेस है वो सब जनरेट होता है। तो ये जो हम लोग 5 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इसको ध्यान से समझते हैं, देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो अभी तक ऐसा था कि समझने के लिए ही था, लेकिन लास्ट 2 साल से एसएससी जेईई में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या पूछ रहा है एक बार देखते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी फ्रेंड्स मैं जो यहाँ पर है जो हमारा बेसिक प्रोसेस है उसका मैं नाम लिखता हूँ, कौन कौन सा हमारा प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास जो है डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये हमने नाम सुना है बिल्कुल, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसका एक और नाम होता है, बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या बोलते हैं हम लोग। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जो आपका है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। और फ्रेंड्स, इसी का एक और नाम है, ठीक है, ये आपको एसएससी जेईई के एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये आपका है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग अगर सेकंड बात करें तो सेकंड हमारा जो प्रोसेस होता है ये हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसका अगर आप देखेंगे तो इसका भी नाम है, क्या नाम है इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, नो डाउट ये आपको याद होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ये जो हमारा प्रोसेस है इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। और ये आइसोबैरिक प्रोसेस को और क्या लिखा जाता है, जैसे ये आइसोमेट्रिक है उसी तरीके से इसका भी नाम पूछा हुआ है और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। आइसोपिस्टिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा ये है आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड पोर्शन पे बात करते हैं तो थर्ड वाला जो हमारा है ये आपका कौन सा हो सकता है, ये है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और नो डाउट ये भी आपको इसका नाम पता होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। नाम आपने सुना होगा, तो ये है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रिया बोला जाता है, ये जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। और नेक्स्ट हमारा जो है दिस इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये आपका 5 प्रोसेस है, ये आपका नेक्स्ट है आपका जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास टोटल देखिए 5 प्रोसेस है। इसी 5 प्रोसेस के अलावा अगर आपने जो भी प्रोसेस सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा आइसेंट्रोपिक, आइसेंथैल्पिक, ठीक है, काफी सारे प्रोसेस अगर आपने सुने भी हैं, तो जितने भी प्रोसेस आपने सुन रखा है वो सभी के सभी जो प्रोसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से जनरेट हुए हैं।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोसेस वाला टर्म्स है, ये आपके 5 प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें तो हम लोग नाम देख लेते हैं कि इसका किस हिसाब से नाम रखा गया है। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी जेई के एक ही पेपर में, एक ही सेशन के पेपर में ये दोनों नाम पूछा हुआ है। ठीक है, द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, ये आपका क्वेश्चन था, और ऑप्शन तो आप देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस है यहीं में से आपको चिपकाने वाला है ऑप्शन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के साथ क्या है, इसको आइसोबैरिक बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोपिस्टिक प्रोसेस। तो अगेन ध्यान रखिएगा ये नाम को, जो आपका आइसोपिस्टिक प्रोसेस है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो पिस्टिक है वो, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वो आइसोमेट्रिक है। कहीं भी फ्रेंड्स देखिए जहां पर आपको आइसो नाम का वर्ड आता है, आइसो का मतलब होता है क्या, सेम चीज, मतलब आपका वो चीज कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और कांस्टेंट टेम्परेचर को नो डाउट हम लोग कौन सा प्रोसेस बोल रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये 5 तरीके के प्रोसेस है। अभी मैंने क्या किया है, केवल इस प्रोसेस का नाम लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है, किस टाइप के प्रोसेस को ऐसा किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो हम लोग इसी पे बात करते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला जो पोर्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो देखिए इसके साथ क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के साथ, तो इस पे देखिए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के साथ क्या है, चलिए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर क्या, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट आप ले लीजिए, और ये आपका क्या है, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट। ठीक है, और ये आपका पोजीशन है। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या है, आपका कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है। मान लीजिए कि सपोज इसका जो इनिशियल पोजीशन है, वो इनिशियल पोजीशन आपका ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए तो जब ये इनिशियल पोजीशन में था, तो मान लीजिए इसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मान लेते कि सपोज इसका जो वॉल्यूम था वो 1 मीटर क्यूब था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये पिस्टन क्या होगा, एक्सपांड होगा। ठीक है, और एक्सपांड होने के बाद क्या होगा, फाइनली यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, और डिस्प्लेस होने के बाद क्या होगा, मान लीजिए कि सपोज पिस्टन अगेन डिस्प्लेस होके अपने पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पर आया V2 पर, और ये आपका हो गया 1 मीटर क्यूब। ये आपको कंडीशन दिया हूँ। अब ये बताइए कि ये जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है कि नहीं है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब ये तो हमको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या है कि जो पिस्टन है इनिशियल पोजीशन 1 पे बैठा हुआ था, और इसके बाद आपका जो पिस्टन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, और डिस्प्लेस होने के बाद वापस क्या है, अपनी पोजीशन पर वापस आ गया है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हमारे साथ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या हो सकता है कि ये मान लीजिए अगेन मेरे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। इस बार हमने क्या किया हुआ है, ये जो आपका पिस्टन है, इस पिस्टन को हमने देखिए इसमें भी क्या अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये हमने फ्लूइड भर दिया यहाँ पर। इस बार भी आपका क्या है, जो पिस्टन है, इस बार पिस्टन को हमने क्या कर दिया है, स्टॉपर के थ्रू फिक्स कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है स्टॉपर, और स्टॉपर से पिस्टन क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब इसका ऊपर नीचे कोई भी मोशन नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपका इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपर, जो आपका पिस्टन के मोशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, रोकेगा। तो अब ये बताइए कि ये जो हमने स्टॉपर लगाया हुआ है, तो इसमें आप कंटिन्यू कितना भी आप हिट करते चले जाइए, ये आप कितना भी हिट करेंगे, ये अपनी जगह से पिस्टन तो हिलेगा नहीं। ठीक है, पिस्टन अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आपको यहाँ भी क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। अब ये बताइए, ये आपका फिगर 1 है और ये आपका फिगर 2 है, इसमें से कौन सा प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, फिगर 1, ऑप्शन बी फिगर 2, ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, ऑप्शन डी कांट से। तो बताइए कि अगर हम लोग इस पे बात करें तो इसमें कौन सा प्रोसेस आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह दिख रहा है। तो देखिए, सोचिए और बताइए। चलिए बात करते हैं इस पे हम लोग। देखिए सबसे पहला चीज जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है,
उसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये आपका एक्चुअली इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए क्लियर स्टेटमेंट लिख रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहां तक तो ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बट इसके आगे हमको क्या लिखना है, थ्रू आउट द प्रोसेस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, मतलब आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ये देखिए थ्रू आउट द प्रोसेस, इसको बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, ये आपको सभी प्रोसेस पे अप्लाई होने वाला है। जो भी चीज आपका अगर कांस्टेंट है तो वो जो आपका कांस्टेंट वाला टर्म्स है वो सभी के सभी प्रोसेस में आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो V1 आपको दिया हुआ है और V2 आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट था क्या, नो डाउट इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, अच्छी बात है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस में क्या है, पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से, और जहां पर पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा उस केस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फिगर है दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हाँ, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में पिस्टन का मोशन आपको नहीं मिलेगा। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जाम्स में ईएस में भी पूछा हुआ है और पीएसयूज में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। आप इसका कुछ एग्जाम्पल प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो अगर हम लोग सीधा सीधा बात करें तो प्रेशर कुकर जो हमारा होता है, प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कैसे, आप प्रेशर कुकर अगर घर से या मार्केट से जब भी लेके आते हैं तो मान लीजिए अगर आप 5 लीटर का लेके आए हैं तो उसके अंदर आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुकर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है क्या, ऐसा है क्या कि पकने के बाद कुकर ऑटोमेटिक छोटा या बड़ा हो जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो प्रेशर कुकर हमारे पास होता है, प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे पास प्रेशर कुकर है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें इतना ही है, अलग से कोई भी चीज समझने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान लीजिए हीटिंग करते हैं तो अंदर का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, चलिए इसको मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट पे अगर मैं हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे अगर मैं हीटिंग करता हूँ तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग किया जाए तो उस हीटिंग के दौरान आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होने वाला है और आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी का अपोजिट अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर कूलिंग किया जाए तो कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर तो आपका वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अगर उसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम लोग कूलिंग करते हैं, अगर मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम है और इस पे हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, आपका प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये पैरामीटर को ध्यान रखिएगा। बाकी इस चीज को आप फिजिकली भी समझ सकते हैं। अगर आप कुकर लेके आ रहे हैं, उसको अगर आप कोई भी अंदर कुछ भी आप खाना बना रहे हैं, अगर आप उसको नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने के कारण अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। तो अगर हम उसको कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका अपोजिट फिनोमिना होगा। ये हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी सी छोटी बात लग रही हो या जो भी चीज़ें पता है अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ जब आगे मैं अप्लाई करने जाऊंगा तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस बार ये जो चीज़ें हैं इसको देखना और एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस को लेके। तो जो हमारा सेकेंड नंबर वाला प्रोसेस वो कौन सा था, वो था आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आइए हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को लेके बात करते हैं। तो जो हमारे पास सेकेंड नंबर प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। मैं इसी प्रोसेस की बात कर रहा था जो आपसे एसएससी जी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का क्या कहानी है देखते हैं एक बार।
ये जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसकी क्या कहानी है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर का मतलब भी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर ऐसा हो कि इसमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर अगर मान लीजिए सेम होता है लेकिन थ्रू आउट द प्रेशर सेम नहीं होगा तो वो आपका फिर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगेन फिर से मैं जो एग्जांपल्स उठा रहा हूँ सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल है। तो ये हमारे पास मान लीजिए कि पिस्टन है, इसके अंदर आपका क्या है, इस तरीके से आपका फ्लूइड भरा हुआ है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन पे रखा हुआ है और इस टाइम आपका पिस्टन बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब ये है कि ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है और नीचे से जो लगने वाला प्रेशर है वो सेम होगा। बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है आपका अंदर, वो पी हमने कंसिडर किया हुआ है। तो अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन पे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था आपका P इक्वल टू कौन सा प्रेशर हो रहा है यहाँ पर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये आपका कब है जब पिस्टन आपका क्या स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप इसको कंटिन्यू हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको क्या किया, कंटिन्यू हीटिंग करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे आप कंटिन्यू इसको हीटिंग करेंगे पिस्टन क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ एक्सपांड होगा। ठीक है, तो जब पिस्टन आपका एक्सपांड होगा तो ये जो आपका पिस्टन है ये अपना नया पोजीशन गेन करेगा। तो नया पोजीशन गेन करने का मतलब ये जो आपका पिस्टन है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। तो मान लीजिए कि जब आपने इसको हीटिंग किया तो शुरू में मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो P1 इक्वल टू आपका था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आपने इसको हीटिंग किया तो पिस्टन अपनी जगह से कंटिन्यू डिस्प्लेस हुआ और कुछ समय के बाद पता चला क्या कि वो अपना क्या है फिर से अपना फाइनल स्टेबल पोजीशन गेन कर लिया है। मतलब जो फाइनल प्रेशर दिखा वो भी आपका किसके बराबर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एक कंडीशन तो आपका ये हुआ, लेकिन अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का क्या डिफाइन करना है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान आपका क्या है, जो आपका प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। देखिए यहाँ पे जब आपने इसको हीटिंग किया तो पिस्टन तो अंदर का प्रेशर बढ़ते चले गया और अंदर का प्रेशर बढ़ते चले गया, तो ये पिस्टन क्या अपनी जगह से ऊपर की तरफ मूव करते चले गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर तो मेंटेन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो क्या ये प्रोसेस देखो इनिशियल और फाइनल प्रेशर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो क्या है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मेंटेन होगा ही नहीं। मतलब ये जो आपका प्रोसेस निकल कर आया हुआ है ये आपका प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, अब बात है कि मैं इसको कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, हाउ कैन वी मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इसका कोई ऑप्शन है क्या कि जिससे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर सके। तो देखिए एक तरीका है मेंटेन करने का, क्या हो सकता है, और यही तरीका आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है। ये देखिए अभी मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, ये आपका पोर्शन है पिस्टन सिलेंडर का। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये अंदर आपका क्या है फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, जो भी आपके फ्लूइड भरे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर, मतलब अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ से लगने वाला प्रेशर और अंदर की तरफ से लगने वाला प्रेशर यहाँ पर सेम है। तो बाहर की तरफ जो लगने वाला प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक है और अंदर की तरफ जो लगने वाला है वो आपका P है। तो यहाँ पर अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या है, P इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसमें अभी क्या है, पिस्टन को अब देखिए हम लोग हीटिंग करेंगे नो डाउट। तो जब हम लोग फ्रेंड्स इसको हीटिंग करेंगे तो हीटिंग में क्या होगा कि ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका जो पोर्शन है इसको हमने हीटिंग किया है। अगर मैं इस हीटिंग को स्लोली करना स्टार्ट कर दूं तो मतलब ये जो हमारा हीटिंग वाला प्रोसेस है इसको अगर मैं वेरी स्लो हीटिंग करता हूँ तब क्या ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन हो सकता है क्या? स्लो हीटिंग में ये प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट मेंटेन हो सकता है क्या? देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका इनिशियल प्रेशर है, कहीं आपका जो भी प्रेशर है। अब आप क्या है स्लोली हीटिंग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पिस्टन है अपना नया पोजीशन को गेन करेगा। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि शुरू में पिस्टन का पोजीशन यहाँ था, अब आपका क्या है इस पोजीशन से पिस्टन डिस्प्लेस हुआ और मान लीजिए कि नेक्स्ट इस पोजीशन पर आया। तो जैसे ही आपका पिस्टन जो है वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ से प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ा तो क्या हो गया, सपोज मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 1 बार था। ठीक है, अब आपका क्या है प्रेशर बढ़ा, तो जब भी प्रेशर आप स्लोली हीटिंग करोगे तो प्रेशर भी क्या होगा, वेरी स्लो बढ़ेगा। तो
तो यहाँ पर जो प्रेशर है, मान लीजिए कि प्रेशर इंक्रीज होने के बाद 1.00001 बार हुआ, मतलब बहुत ही स्लाइटली प्रेशर चेंज हुआ। इस स्लाइटली प्रेशर चेंज होने के कारण क्या होगा, पिस्टन जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, और पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो अगेन क्या होगा, ये प्रेशर ड्रॉप होगा, और प्रेशर ड्रॉप होने के बाद फिर से क्या गेन कर लेगा, 1 बार पे आ जाएगा। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा हूं। ये आपका यहाँ पर इस पोजीशन पे जो भी आपका पिस्टन था, यहां से जैसे जैसे आपका पिस्टन क्या हुआ, मूव किया है, तो मूव किया है तो देखिए क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए आपका पिस्टन है, अगर ये आपका 1.001 बार कब हुआ था, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, तो जैसे हमने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, ये क्या हुआ, प्रेशर जो 1 बार था ये 1.001 बार, मतलब बहुत स्लाइटली प्रेशर इंक्रीज हुआ। जैसे ही प्रेशर हाई इंक्रीज होगा तो ये पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, तो पिस्टन जब डिस्प्लेस हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। तो जैसे ही क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये जो आपका प्रेशर है 1.001 बार, अगेन ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 बार पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा कितना मेंटेन हुआ, 1 बार। इस नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात करें जो कि बहुत क्लोज है इस पॉइंट के, यहाँ पर भी प्रेशर आपका कितना मेंटेन हुआ, 1 बार, यहाँ भी 1 बार है, ये भी आपका 1 बार है। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी हीटिंग चल रही है और हीटिंग आपका बहुत स्लो चल रहा है, तो उस केस में फिर से आप देखोगे तो ये प्रेशर फिर से बढ़ेगा और 1.001 बार होगा। अब फिर से ये होगा तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डाउन होगा, और प्रेशर डाउन होने के बाद फिर से कितना आ जाएगा, 1 बार पे आ जाएगा। मतलब इसका हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो आपको प्रेशर जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, हर एक पॉइंट पे आपको प्रेशर जो है वो 1 बार मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। तो अब आप इसका कुछ कंक्लूजन समझ पा रहे हैं, इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर 1 बार अगर मेंटेन हो रहा है तो देखिए ये जो पॉइंट है आपके बहुत क्लोज पॉइंट है, और हर एक पॉइंट पे आपका प्रेशर अगर 1 बार मेंटेन हो गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, कि प्रेशर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब यहाँ पर प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, अगर ये वैलिड है तो नो डाउट इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। मतलब आप सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट अगर आप देखते हैं और उसके अंदर अगर आप मान लीजिए कंटिन्यूसली हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग करने का तरीका क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक चीज़ बताइए कि अगर मैं किसी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, किसी पिस्टन सिलेंडर स्लो हीटिंग है, अगर मैं किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को मैं हीटिंग कर रहा हूं तो उस कंडीशन पे अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना हो तो जो आपका पिस्टन है वो आपका कंप्रेस होगा कि एक्सपांड होगा। ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन आपसे एसएससी जेईई में भी पूछा हुआ है। किसी भी पिस्टन सिलेंडर के अंदर अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना चाहता हूं ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है, तो उस कंडीशन पे पिस्टन जो है वो एक्सपांड होगा कि कंप्रेस होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर पिस्टन आपका एक्सपांड होगा, क्योंकि जब आप हीटिंग कर रहे हो तो पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, और होना भी चाहिए ताकि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट मेंटेन हो। तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट आइए, अगर आप ड्यूरिंग कूलिंग कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं तो पिस्टन को देखो, अगर आप क्या होगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप अगर इसको मान लीजिए ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा कर रहे हैं तो अंदर का प्रेशर डाउन होने की कोशिश करेगा, तो जब डाउन होगा तो हमको तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है, तो जब ये डाउन होने की कोशिश करेगा तो पिस्टन को क्या करिए, आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, या ऑटोमेटिक जब शिफ्ट होगा तो जो डाउन हुआ प्रेशर वो फिर से क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद अपना ओरिजिनल प्रेशर को क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप कंक्लूजन को देखें तो ये आपका कंक्लूजन जो आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल कर आया हुआ है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका कंडीशन है क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहला चीज अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको क्या दिखेगा कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीटिंग करता हूं, देखिए प्रेशर कांस्टेंट पे अगर मैं हीटिंग करता हूं तो पिस्टन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करेंगे तो पिस्टन क्या होगा आपका, पिस्टन विल बी एक्सपांड, पिस्टन विल बी एक्सपांड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूँ। सेकेंड चीज, अगर मैं यहाँ पर देखिए
कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग करता हूं, अगर ये जो आपका कांस्टेंट प्रेशर है इस पे अगर मैं कूलिंग करता हूं तो इस पे आपका जो है ये आपका क्या होगा, पिस्टन विल बी कंप्रेस्ड। तो यहाँ पर ये जो आपका है पिस्टन विल बी कंप्रेस्ड, ठीक है, मतलब जो आपका पिस्टन है ये आपका क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे हुआ, आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका देखिए यहाँ से ये कैसे कैसे खेल सकता है, ये जो मैंने लाइन लिखा हुआ है इसमें देखिए ये कैसा कैसा खेल सकता है। पहला क्वेश्चन, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करेंगे तो पिस्टन का पोजीशन क्या होगा, पिस्टन विल बी एक्सपांड, कंप्रेस, रिमेन कांस्टेंट या एनी ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये आपका पिस्टन अगर एक्सपांड करना है कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए अगर पिस्टन को एक्सपांड करना है तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपका क्या है, यहीं से आपका दो डेटा दिया रहेगा और तीसरा आपको बोलेगा कि ये आपको ऑप्शन में सेट कर देगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर और कूलिंग की बात कर रही है, तो ठीक इसी तरीके से यही वाला कंसेप्ट आपका यहाँ भी यूज होगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस पोर्शन में आप देखिए क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर अगर आप कूलिंग करेंगे तो पिस्टन विल भी क्या है, कंप्रेस्ड। तो इसको आप समझिए क्या होगा, ये पिस्टन आपका क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट में अगर आप ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर भी डाउन होगा। तो इस केस में क्या होगा, पिस्टन आपका नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो वहां पर जो पिस्टन का पोजीशन है वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा कंप्रेस्ड पोजीशन में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग कूलिंग करें तो पिस्टन आपका क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में कंक्लूजन देखना चाहें तो पहला चीज हम लोग ये बात कर सकते हैं क्या कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब आपका प्रेशर है वो क्या आएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर ये पॉसिबल है तो इसमें हमारा हीटिंग या कूलिंग का जो प्रोसेस है दोनों हो सकता है, लेकिन इसको हमको कैसा मेंटेन करना पड़ेगा, वेरी स्लो की तरफ, ताकि उसमें धीरे धीरे अगर प्रेशर राइज होता है तो पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस होने के बाद वॉल्यूम बढ़ा ले और अपने प्रेशर को फिर से क्या करे, कांस्टेंट मेंटेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये वाला जो आपको कंडीशन दिख रहा है, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर, इस फिगर से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर के अंदर अगर मैं हीटिंग करता हूँ तो पिस्टन एक्सपांड होगा, या कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके अगर मैं पिस्टन को एक्सपांड करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा चीज, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं कूलिंग करूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कूलिंग करूं तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन विल बी कंप्रेस्ड, वहां पर पिस्टन आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी जो मैंने बात किया हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर को लेके किया हुआ है, और आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपके इस जोन से पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जो आपका पोर्शन है यहाँ से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का प्रोसेस था, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, थर्ड हमारा कौन सा प्रोसेस है, थर्ड है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा थर्ड प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को लेके, जो थर्ड है हमारा वो है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो देखिए बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के साथ क्या कहानी है, इसी को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसके साथ देखिए क्या होने वाला है, एक बार समझते हैं। अगेन मान लीजिए कि सपोज, ठीक है, यहाँ से इंटरव्यू में भी पूछता है क्वेश्चन, यही आपका जो मैं आपसे कब से ये चीज बता रहा हूँ, ये आपका जो प्रोसेस आपका मान लीजिए स्टेट 1 है और ये मान लीजिए आपका स्टेट 2 है, कोई आपका प्रोसेस हुआ तो व्हाट इज प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आपका जो है, ये आपका 1 से 2 तक आपका क्या हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हुआ। तो अब देखिए मान लीजिए कि सपोज ये कोई प्रोसेस हुआ है, तो दो तरीके के हम लोग प्रोसेस को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आपका सेम प्रोसेस हो रहा है 1 से आपका, और ये आपका प्रोसेस हो गया स्टेट 2 तक, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक दोनों प्रोसेस मूव किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, थोड़ा टेम्परेचर का वेरिएशन हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए कि ये स्टेट 1 पे इसका जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस था, फिर जब ये आगे बढ़ा तो इसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, फिर जब ये आगे बढ़ा तो इसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस,
फिर हो गया आपका 40 डिग्री, और फाइनली जो अपना फाइनल पोजीशन है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस को गेन कर लिया। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका जो प्रोसेस हुआ है इसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो सब जगह इसका टेम्परेचर जो है वो आपको 50 डिग्री सेल्सियस ही मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो फिगर है, फिगर 1 और फिगर 2। तो अगेन हम लोग बात करते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगा। तो ये कहानी अब आपको क्लियर हो गई होगी क्या कि आपका जो फिगर 1 है ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए हमारा क्या डिफिनेशन होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मतलब सीधा सीधा क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये आपका है टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगेन यही आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, और इस चीज का आगे यूज भी पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो आपका है ये आपको आगे भी यूज पड़ने वाला है, तो बेटर है इस लाइन को आप चाट जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर जो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ पर देखिए आप इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट मेंटेन है। तो कांस्टेंट मेंटेन है तो नो डाउट ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस कौन सा बनेगा? ये आपका बनेगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर ये जो आपका प्रोसेस आया हुआ है इसमें आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, और ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर मेंटेन है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर तो ये हुआ। तो अभी तक हमने ये देखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस किस टाइप को बोला जा सकता है। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए मैं कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहता हूँ तो ये हाउ कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आपकी सरफेस है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे एक पर्सन आप ही चल रहे हैं, कहीं मान लीजिए आप घूमने निकले हैं। ठीक है, ये आप है, तो यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या कहानी होने वाली है। ठीक है, अगर ये बंदा जो आप हैं बहुत तेज़ी से अगर वेरी फास्ट मूव करेगा तो वेरी फास्ट मूव करने के कारण क्या होगा? अगर ये वेरी फास्ट मूव करेगा तो उसके चलते क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये फास्ट चलता है तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। फास्ट कंडीशन में क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। इस फ्रिक्शन हाई होने के कारण क्या होगा? हीट जनरेशन जो है, हीट जनरेशन ये भी बहुत ज़्यादा होगा। अब आपका हीट जनरेशन होगा तो होगा क्या? उस हीट का कुछ पार्ट ये खुद एब्जॉर्ब करेगा और उसका कुछ पार्ट क्या है? सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अब ये बताइए कि जब ये चला, मतलब यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट किया तो मान लीजिए कि ये सराउंडिंग के साथ बिल्कुल बैलेंस करके था और शुरू में इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी वेरी फास्ट मूव कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है। तो जैसे जैसे दौड़ेगा क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर जब हीट जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण, तो इसका हीट का जो कुछ पार्ट सराउंडिंग लेगा और कुछ पार्ट ये लेगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब ये फाइनली जब क्या है कुछ पोजीशन पर गेन करके यहाँ पर आएगा तो इसका टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू फ्रिक्शन हो रहा है जिसके चलते कंटिन्यू हीट जनरेशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको हीट जनरेशन दिख रहा है ये आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे मिला हुआ है, और 30 डिग्री सेल्सियस जब यहाँ पे देखेंगे तो ये टेम्परेचर आपका बढ़ेगा और ये पहुँच जाएगा कहाँ पर? 35 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये टेम्परेचर आपका कहाँ चले गया? 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बताइए क्या इस प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर मेंटेन कांस्टेंट मेंटेन रहा है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट मेंटेन रहा ही नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए बात करेंगे तो ये आपका प्रोसेस जो है इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये आपका कब था? जब आपका कंडीशन क्या था? वेरी फास्ट हुआ था, मतलब जब ये बहुत फास्ट मूव कर रहा था। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट एक और कंडीशन लेते हैं कि इस बार प्रोसेस को देखिए, अगर आप मीडियम स्पीड से भी मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन नो डाउट फास्ट के कंपैरिजन में कुछ कम होगा, तो उसके कंपैरिजन में आपका हीट जनरेशन भी क्या होगा? कुछ कम होगा। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं कि ये आपका मान लीजिए कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे मान लीजिए फिर से आप अब क्या है, आप यहाँ पर आए, निकले, और अभी आपका पोजीशन ये है, और यहाँ से आप मूव करना तो स्टार्ट किए, लेकिन इस बार आप जो मूव कर रहे हैं बहुत ही हौले हौले चल रहे हैं। तो हौले हौले अगर चलेंगे
तो क्या है, वेरी स्लोली मूव कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका मूवमेंट बहुत स्लो है, और स्लो होने के बाद आपको मान लीजिए आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे तो नो डाउट आपको बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन क्या यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो आपको आइसोथर्मल होने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्या, देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर प्रोसेस आपका क्या है, वेरी स्लो है, तो इसके कारण आपका जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी आपका क्या होगा, फ्रिक्शन है वो आपका क्या होगा, कम होगा। फ्रिक्शन कम होने का मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो हीट जनरेशन हुआ है वो हीट जनरेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। अब हीट जनरेशन कम हुआ और ये बहुत स्लो चल रहा है, तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हीट जनरेशन हुआ ही नहीं है, हीट जनरेशन हुआ है और बहुत कम हुआ है। तो जो बहुत कम हीट जनरेशन हुआ है और ये धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या होगा कि जितना हीट जनरेट हो रहा है वो तो सराउंडिंग में गया, ठीक है, लेकिन ये अगर कुछ बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो ये क्या है, इतना स्लो मूव कर रहा है कि इस बॉडी का टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत जो बढ़ता भी है तो क्या करेगा, सराउंडिंग को देख के क्या कर लेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब ये क्या है, वेरी स्लो मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद मान लीजिए अपना ये पोजीशन में अगर यहाँ तक पहुंचा, तो इस पोजीशन पे आने के बाद सपोज मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो 30.5 डिग्री सेल्सियस हो गया या 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब ये आपका 31 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसके साथ क्या होगा, ये आपका 31 डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पर बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो 31 डिग्री सेल्सियस से क्या करेगा, इसका जो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या करेगा, आराम से सराउंडिंग को रिजेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास भरपूर समय है कि ये जो इसका सिस्टम है और सराउंडिंग है उसको ये थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आ सके। मतलब इसके पास ये भरपूर समय मिला हुआ है कि जो आपका सराउंडिंग है और जो आपका क्या है सिस्टम है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सके। तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, मान लीजिए 31 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो 1 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा और फिर से क्या आएगा, 30 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो फिर से 30 डिग्री सेल्सियस, यही कहानी आपकी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर आपका आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पे आपको टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का डिफाइन क्या किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने डिफाइन किया था क्या, कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा था, तो ये आपका प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं था। लेकिन पर्टिकुलर इस जोन में अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका प्रोसेस क्या हो, वेरी स्लो मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, और कांस्टेंट मेंटेन रहेगा तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप कहानी देखेंगे तो एक चीज मुझे ये समझ में आया कि किसी भी प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाने के लिए, मतलब कोई भी प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हो सकता है, लेकिन आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस को कैसा होना चाहिए, वेरी स्लो होना चाहिए। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है ये पॉसिबल होगा जब हमारा प्रोसेस कैसा होगा, वेरी स्लो होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जब ये जो भी प्रोसेस हमने देखा जो आपका वेरी स्लो हो रहा था, यहाँ पर जो भी प्रोसेस के चीज दौरान जो भी चीजें हो रही हैं इसमें कहीं फेस चेंज का कंडीशन आपको दिख रहा है। मतलब ऐसा है क्या कि कहीं बॉडी अगर सॉलिड थी तो वो लिक्विड बन गई या गैस बन गई, ऐसा तो नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सिंगल फेस कंडीशन पे बात कर रहे हैं। सिंगल फेस कंडीशन का ये मतलब है कि अगर बॉडी सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगी, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगी, गैस है तो गैस ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका पोर्शन मिला हुआ है यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रोसेस है ये आपका वेरी स्लो पॉसिबल है। कब, जब आपका सिंगल फेस कंडीशन हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज हम लोग बात करते हैं क्या कि यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है इस पे हम लोग क्या करते हैं, फेस चेंज कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब देखिए फेस चेंज कंडीशन किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फेस चेंज वाला कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और अदरवाइज मैं इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको वैसे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि सपोज हमारे पास एक आइस है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा ये -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वाटर में विथ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस आइस को
20 डिग्री सेल्सियस हम लोग वाटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बताइए कि इसके साथ क्या होगा। तो कैसा कैसा कन्वर्जन होगा, देखिए ये -10 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, आइस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या होगा आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आइस। इसका मैंने पूरा डिटेल आपको बताया हुआ है, हीट कंटिन्यूसली ले रहा है। इसके बाद ये क्या बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा ये बनेगा आपका वाटर। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस, और ये फाइनली आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया वाटर। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान ये कंटिन्यूसली हीट लेता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यू हीट लिया है, यहाँ पर भी देखेंगे तो कंटिन्यू हीट लिया है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो कंटिन्यू हीट लिया है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये हीट कंटिन्यूसली लेता जा रहा है। अगर मैं इस प्रोसेस में बात करूँ तो इसमें जो हीट लिया है जिसके कारण इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो याद करिए हमने इसको क्या कहा था, अगर आप हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आइस से वाटर के रिगार्डिंग, तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका कंटिन्यूसली आप हीट देते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली हीट देंगे, यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो बात है कि यहाँ की एनर्जी कहाँ गई। तो जो भी आपकी बॉडी है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उस मॉलिक्यूल में क्या है, बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी चली जाती है, और ये जो एनर्जी होती है बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंजप्शन होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब आप हीट तो दे रहे हो लेकिन वो हीट आपको दिख नहीं रहा है, तो वो हीट कहाँ गई, बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। और अगेन यहाँ पे आप हीट देने हैं तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये आपका बन गया लेटेंट हीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें से कोई ऐसा जोन है क्या जहाँ पर आपको प्रोसेस आइसोथर्मल दिख रहा है, इसमें से कोई ऐसा अगर जोन जिसमें आपको प्रोसेस आइसोथर्मल दिख रहा हो, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये वाला आपका जो जोन है -10 से 0 डिग्री, ये आपकी सेंसिबल हीटिंग है। 0 से 0 पे बात करेंगे तो लेटेंट हीटिंग है, और ये सेंसिबल, सॉरी ये फिर आपका नो, ये आपका लेटेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है तो सेंसिबल हीटिंग है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इस पे बात करते हैं तो ये वाला जोन देखिए, ये आपका आइस सेंसिबल है। यहाँ पर देखो कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस, 0 डिग्री आइस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक हीट कंटिन्यू लिया है, लेकिन आपका क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ टेम्परेचर देखिए, इस प्रोसेस पूरे प्रोसेस में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये बताइए, ये जो हमको आइसोथर्मल प्रोसेस दिख रहा है ये बहुत स्लो हुआ है कि बहुत फास्ट हुआ है, सोचिए और बताइए। अगर आप फ्रीज से एक आइस का टुकड़ा अगर निकाल के रख दें तो या तो आपको सॉलिड में दिखता है या आपको लिक्विड मतलब वाटर पे दिखेगा। आपको फेस चेंज वाला कंडीशन फील होता है क्या, कब हुआ, नहीं। इसका ये मतलब है कि प्रोसेस आपका वेरी स्लो हुआ है कि वेरी फास्ट। अगर आपका प्रोसेस वेरी स्लो हो रहा होता तो आप आज आइस निकाल के रखते और वो आपको वाटर में कल या परसों या 4-5 घंटे के बाद दिखता। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही आइस को फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं वो तुरंत आपका वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमको या तो आइस दिखता है या वाटर दिखता है, फेस चेंज का कंडीशन नहीं दिखता है। इसका ये मतलब है क्या कि ये जो आपका प्रोसेस हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस फेस चेंज कंडीशन में, ये आपका हुआ है वेरी फास्ट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ये आपको हुआ है वेरी फास्ट प्रोसेस। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है इस चीज़ से कि ये पूरा जो प्रोसेस चला है आइसोथर्मल फेस चेंज कंडीशन में वो फास्ट होता है। तो अभी तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो देखे थे, तो जब हम लोग स्लो देखे थे तो वो सिंगल फेस कंडीशन में था, यहाँ पर फेस चेंज का कंडीशन है, इसीलिए आपको आइसोथर्मल क्या हो गया, वेरी फास्ट हो गया। तो अब आइए हम लोग एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि फाइनली हमारे यहाँ से कंक्लूजन निकल क्या रहा है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमसे कोई बोले कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा पॉसिबल है, तो नॉर्मल कंडीशंस पे अगर आप बोले तो देखिए हमको नॉर्मल कंडीशन पे बोलेगा तो सिंगल फेस कंडीशन ही एज्यूम करना है। तो सिंगल फेस अगर कंडीशन होगा तो इसके लिए आप प्रोसेस को कैसा करना पड़ेगा,
इसके लिए प्रोसेस होगा वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो आपका है इसके लिए आपका प्रोसेस कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा वेरी स्लो प्रोसेस। ध्यान रखिएगा सिंगल फेज कंडीशन के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर फेज चेंज का कंडीशन, तो फेज चेंज का अगर कंडीशन होता है तो ये मान लीजिए हमारे पास फेज चेंज का कंडीशन है, तो फेज चेंज का कंडीशन पहला चीज क्या समझ में आया कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। बिल्कुल ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, वेरी फास्ट हो गया। ठीक है, वेरी फास्ट प्रोसेस। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी हमारा वेरी स्लो हो रहा है, कभी वेरी फास्ट हो रहा है, नहीं। अगर आपको आइसोथर्मल में नॉर्मली जब तक आपको फेज चेंज कंडीशन का नाम ना ले तब तक आपको क्या करना है, जब तक फेज चेंज का नाम नहीं लेगा तब तक आपको हमेशा वेरी स्लो ही बोलना है। ठीक है, और फेज चेंज का अलग से कंडीशन मेंशन करता है तो उस दौरान आपको क्या बोलना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वेरी फास्ट। तो अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आइसोथर्मल जो हमारा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। दूसरा चीज, ठीक है, हाउ कैन बी पॉसिबल, आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी पॉसिबल व्हेन इट कैरीज ऑन वेरी इन्फिनिट्यूड स्लोनेस, मतलब इनफाइनाइट स्लोनेस की तरफ मूव कर रहा है, वेरी स्लो जब कंडीशन पे मूव कर रहा है तो वो आपका बनेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। बट ड्यूरिंग फेज चेंज कंडीशन आइसोथर्मल विल बी वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो फेज चेंज के कंडीशन में जो आपका आइसोथर्मल है वो बहुत ही फास्ट होने वाला है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन पे आपको आइसोथर्मल बोले तो वेरी स्लो बोलेगा। और आगे भी हम लोग आइसोथर्मल की बात करेंगे। तो अगर आपसे सीधा सीधा मैं बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होता है तो सीधा बोलना है वेरी स्लो। वेरी फास्ट मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वेरी फास्ट के लिए जब वो अलग से मेंशन करेगा फेज चेंज का कंडीशन तभी आपका प्रोसेस कैसा बनेगा, वेरी फास्ट बनेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है ये थर्ड प्रोसेस था जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम लोग जो इस पे बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस आपका कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये थर्ड प्रोसेस था। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके बात करने वाले हैं। फोर्थ प्रोसेस है हमारा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ क्या कहानी है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसके साथ क्या होने वाला है, देखते हैं यहाँ पर। जो हमारा फोर्थ है ये है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक का नाम हमने सुना होगा, इसको हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है फ्रेंड्स। एडियाबैटिक को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, शायद हो सकता है कि आप इस एग्जांपल से कंफ्यूज हो जाएं। देखते हैं एक बार क्या प्रोसेस है इसका। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक होगा और कौन सा नहीं होगा। फिगर 1 2 3 की तरफ हम लोग मूव करते चले जाएंगे। ये मान लीजिए आपका सब में सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। ठीक है, अभी मैं फ्रेंड्स क्या कर रहा हूँ, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें मैं क्या है, हीट दे रहा हूँ। तो इसमें हो क्या रहा है, मैं बाहर से इसको हीट तो सप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर की हीट बाहर नहीं जा पा रही है। यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग आपको क्लियर है। व्हाट इज सिस्टम, अंदर का जो फ्लूइड है बता चुका हूँ, बाहर की जो चीजें वो क्या बनेगी, सराउंडिंग। पहला कंडीशन क्या है कि ये बाहर से हीट तो ले रहा है लेकिन अंदर की हीट को ये बाहर नहीं निकाल पा रहा है। दूसरा कंडीशन फ्रेंड्स हमारे पास ये है कि ये हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है फिर से, और ये जो आपका प्रोसेस है इसमें देखिए अंदर की हीट बाहर नहीं जा रही है और ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी, मतलब इसमें टोटली हीट का इंटरेक्शन ही जीरो हो गया है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तीसरा केस फ्रेंड्स ये हो सकता है, ये आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट। इस बार फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि यहाँ पर कोई फ्लूइड आपका जो भी है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अंदर की जो हीट है वो आपकी हीट जीरो है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका अरेंजमेंट है ये आपका बाहर से हीट ले सकता है, ये आपका बाहर से हीट ले सकता है लेकिन अंदर की हीट अभी जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक एग्जांपल है और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये आपका बिल्कुल इसको इंसुलेटेड कर दिया है, ये हमने इसको इंसुलेटेड कर दिया है, लेकिन इसके साथ हुआ क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन कंसिडर है, ठीक है, बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन।
तो क्या होगा, सिलेंडर का इनर वाला पिस्टन के बीच जो फ्रिक्शन है, इसके चलते अंदर में आपका क्या है, कंटिन्यू हीट जनरेट हो रहा है। मतलब ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर आपका क्या कंटिन्यू हीट जनरेट होते चले जा रहा है, लेकिन ये इंसुलेशन है तो अंदर की जो हीट है वो आपकी बाहर नहीं जाएगी। तो ये आपका कंडीशन है। ये आपके पास 4 फिगर है। मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा प्रोसेस आपका एडियाबैटिक हो सकता है और कौन सा प्रोसेस आपका एडियाबैटिक नहीं होगा। तो एक बार इसमें बात करिए। देखिए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाले फिगर पे आइए। देखिए पहले वाले फिगर में आपको क्या लग रहा है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नहीं है? ठीक है, चलिए मैं आंसर भी बताते चलता हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार देखिए इस प्रोसेस को और बताइए। ठीक है, आप जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उस केसेस में आपको क्या है, ये चीज़ें डाउट रहेंगी। यहाँ पर देखिए ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ये अगर इसकी बात करेंगे तो हाँ, इसमें आपका क्या है, ये हमारे पास जो है ये आपका सिस्टम है और जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, आपका सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका एडियाबैटिक होगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे अंदर की हीट 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट का इंटरेक्शन तो चल रहा है ना, तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इंसुलेशन कर दिया गया है। जब ये इंसुलेशन कर दिए हो तो अंदर की हीट बाहर जाएगी क्या? नहीं। बाहर की मतलब सराउंडिंग की हीट सिस्टम के अंदर आएगी क्या? नहीं। तो ये भी आपका प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। अंदर की हीट जनरेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले समझिए एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो पहला चीज इसमें क्या है, ये आप सीधा सीधा इस पे लिख सकते हो क्या, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपको क्या मिलेगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही आपका टैगलाइन है और यही आपको याद रखना है, जो मैंने एक लाइन लिख दिया है, ये हीट ट्रांसफर नॉट हीट। ध्यान रखिएगा, हीट 0 नहीं होना चाहिए, हीट ट्रांसफर 0 होना चाहिए। और हीट ट्रांसफर 0 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो अगर मैं Q लिखता हूँ तो ये हीट हो गया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल। डेल का मतलब D लिख के यहाँ क्रॉस किया हूँ। ऐसा क्यों किया हूँ ये आपको आगे आने वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा, बट अभी आप इतना समझिए कि Q के आगे मैंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, डेल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी क्यू इक्वल टू आपको क्या दिख गया, 0। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होना चाहिए, 0। अब समझिए यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर हीट देखें तो एक मोड है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये आपका प्रोसेस जो है ये एडियाबैटिक आपका नहीं है। यहाँ पर बात करिए तो देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब सिस्टम की हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही है और सराउंडिंग की हीट सिस्टम में नहीं जा रही है, तो नो डाउट ये जो आपका है ये क्या होगा, आपका यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। आगे बात करते हैं इस कंडीशन पे। यहाँ पे देखिए बाहर की हीट ले रहा है, अंदर की हीट 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर हीट का इंटरेक्शन चल रहा है, तो ये आपका प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबैटिक नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आपने पिस्टन को इंसुलेशन कर दिया है, तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर की हीट अंदर नहीं जानी चाहिए। अंदर कितना भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर कितना भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम को बिल्कुल आप आइसोलेटेड कर दो, बिल्कुल आप उसको चारों तरफ से पैक कर दो, और पैक करने के बाद आप क्या करिए, उसके अंदर आप आग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आग लगा दो, लेकिन उसकी जो हीट है, तो आपने जो आग लगाया वो आपका सिस्टम बना, तो उसकी हीट आपकी सराउंडिंग में नहीं जानी चाहिए और सराउंडिंग की हीट आपके सिस्टम के अंदर नहीं आनी चाहिए। बाकी आप अंदर जो भी कर रहे हैं उससे आपका हीट जनरेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के इंटरेक्शन का हीट ट्रांसफर को खत्म करना है। सिस्टम के अंदर कितनी भी हीट जनरेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस एडियाबैटिक चलता रहेगा। सराउंडिंग में कितनी भी हीट जनरेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस आपका एडियाबैटिक चलता रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिस्टम और जो सराउंडिंग होता है हमारे बीच में, उसके बीच में आपको हीट ट्रांसफर क्या करना है, 0 करना है। तो अभी हमने जो देखा है ये मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस का आपको डेफिनेशन बताया हुआ है कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा पॉसिबल हो रहा है। आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे हम लोग पॉसिबल करा सकते हैं। अभी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेफिनेशन देखा था,
तो हाउ कैन बी पॉसिबल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बताइए, अगर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें आपको क्या करना है, हीट ट्रांसफर को खत्म करना है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर खत्म कैसे हो सकता है, आइए, तो जैसा हमने आइसोथर्मल में एग्जांपल लिया हुआ था वैसे ही हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि ये सपोज हमारे पास सरफेस है, ठीक है, इस पे अगेन आप घूमने निकले हैं यहाँ पर, तो ये आपने घूमने निकला यहाँ पर, अभी आप क्या है यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर आपका मूवमेंट क्या होगा, बहुत फास्ट हो या बहुत स्लो या मीडियम हो, यही 3 केस हो सकता है। तो आते हैं हम लोग फिर से, अगर मान लीजिए कि हमारा मूवमेंट अगर मान लीजिए वेरी स्लो होता है, ठीक है, मतलब अगर मैं मूव करूं तो अगर मान लीजिए वेरी स्लो मूवमेंट हो रहा है, तो याद करिए हमने आइसोथर्मल में क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल के अंदर हमारा जो प्रोसेस था वो क्या था, कब पॉसिबल हो रहा था, जब प्रोसेस आपका क्या हो रहा था, वेरी स्लो हो रहा था। यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये पर्सन क्या है, कंटिन्यू मूव करते चले जा रहा है, तो अभी आपका जो है वेरी स्लो होगा। तो वेरी स्लो होने से क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो हमने आपको याद होगा, तो जब ये पर्सन आगे बढ़ रहा था तो ये अपना जो हीट जनरेट कर रहा था वो बिल्कुल क्या है, सिस्टम जो है, ये सिस्टम यहाँ पर ये पर्सन है, तो ये क्या कर रहा था, सराउंडिंग को भी प्रॉपर हीट आपको दे रहा था। तो मतलब यहाँ पर आपका हीट का पूरा ट्रांसफर हो रहा था, जिसके चलते क्या हो रहा था, ये बॉडी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई थी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। तो अगर आप लोग यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो आपका हीट है, ये हीट कंटिन्यू ट्रांसफर करते जा रहा है। तो ये जो आपका प्रोसेस बना हुआ है, ये आपका प्रोसेस कैसा बना हुआ है, ये आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस जब होगा तो नो डाउट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट कंटिन्यू ट्रांसफर होता रहेगा, और हीट कंटिन्यू ट्रांसफर होगा तो बॉडी आइसोथर्मल तो मेंटेन कर लेगी लेकिन एडियाबैटिक मेंटेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ क्या कहानी है कि आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो आपका हीट ट्रांसफर है उसको जीरो करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट हमारा केस क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक सेकंड केस हम लोग लेते हैं, क्या, जब आप पर्सन को वेरी फास्ट डायरेक्शन में मूव कराइए। तो ये हमारे पास कोई पर्सन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, मूव कर रहा है, और ये जो आपका मूव कर रहा है तो ये जो आपका है वेरी फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेरी फास्ट मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस पर्सन का, वो फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ तक पहुँचा। तो जब ये पहुँचा तो ये क्या है, बहुत ही फास्ट मूव किया। अब देखिए प्रोसेस जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और हीट जनरेशन होगा, बिल्कुल। और जो भी फ्रेंड्स हीट जनरेशन होता है उसको सराउंडिंग में रिजेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम पीरियड की जरूरत है। अगर आपके बॉडी में कोई अगर मान लीजिए हीट जनरेट हो रहा है तो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए ना, तभी तो आपको क्या होगा, सराउंडिंग के साथ वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट मूव हुआ कि ये हीट जनरेशन तो कंटिन्यू हीट जनरेट करता चला गया, लेकिन इसको सराउंडिंग में रिजेक्ट करने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। मतलब जब ये आगे कंटिन्यू बढ़ता गया तो ये जो आपका पर्सन है कंटिन्यू हीट तो जनरेट करता रहा, लेकिन हीट जनरेट करने के बाद भी ये जो हीट जनरेट हुआ है इसको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला कि ये हीट को सराउंडिंग में क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके। तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, वेरी फास्ट। अब देखो नो डाउट ये अपना अगर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसके बाद जब ये खड़े हो जाएगा तब हो सकता है कि वो हीट जनरेट करे, नो डाउट, कोई मैटर नहीं करता। मतलब अगर आप समझिए तो ये आपकी जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसके ऊपर दूसरी बॉडी मूव कर रही है। अगर क्या है बॉडी वेरी स्लो मूव करेगी तो क्या होगा, इसके अंदर आपका फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो प्रॉपर इसको टाइम मिलेगा बैलेंस करने के लिए। लेकिन यही प्रोसेस को आप वेरी फास्ट मूव कराएंगे तो वेरी फास्ट मूव कराने के कारण क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर जो हीट जनरेट तो होगा, लेकिन उस हीट जनरेशन को सराउंडिंग में रिजेक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये आप फंडा समझ पा रहे हैं। तो ये आपका प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा था, ड्यूरिंग प्रोसेस के बाद जो भी हो कोई मैटर नहीं करता, ड्यूरिंग अगर आप प्रोसेस देखोगे तो यहाँ पर आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो आपका क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो ये आपका प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब आपका प्रोसेस कैसा हो, वेरी फास्ट हो। मतलब एक चीज मुझे एडियाबैटिक में ये समझ में आ रही है क्या, कि अगर मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस को पॉसिबल कराना है तो प्रोसेस को वेरी फास्ट कर दो, ठीक है। वेरी फास्ट करने से क्या होगा, उसमें जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट जनरेट आपका क्या है, सराउंडिंग में अगर मैं बात करूं तो हीट जनरेट होने के बाद सराउंडिंग में क्या होगा, वो हीट जनरेट होगा तो सराउंडिंग में टाइम ही नहीं मिलेगा उसको क्या है, रिजेक्ट करने के लिए। तो ये आपका प्रोसेस कैसा बन गया, प्रोसेस ये बना एडियाबैटिक। आगे हम लोग बात करते हैं
क्या एडियाबैटिक प्रोसेस, अभी तो हमने समझा कि कब पॉसिबल है, जब ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या स्लो अगर मूवमेंट करा के भी एडियाबैटिक प्रोसेस पॉसिबल कराया जा सकता है क्या? अभी आप बोलेंगे कि अभी तो हमने देखा कि स्लो में पॉसिबल नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल फैक्ट चीज है कि अगर आपका स्लो मूवमेंट हो तो नहीं कराया जा सकता। एक बार अगर मैं मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे फिर से आता हूं तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, तो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये हमारा दोनों पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए कि देखिए इसके अंदर आपको कोई फ्लूइड भरा हुआ है, अगर ये प्रोसेस स्लो होगा तो नो डाउट एडियाबैटिक तो नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस को मैं वेरी फास्ट मूव कर दूं तो नो डाउट ये आपका एडियाबैटिक की तरफ मूव तो कर सकता है। मतलब प्रोसेस जितना ज़्यादा फास्ट होगा उसका चांसेस उतना ही ज़्यादा है कि प्रोसेस एडियाबैटिक हो। सेकेंड चीज़, अगर मैं इसमें इंसुलेशन कर दूँ तो यहाँ पर ये देखिए अंदर का जो फ्लूइड का हीट ट्रांसफर है वो क्या होगा, इंसुलेशन के साथ। अब आप प्रोसेस को स्लो मूव कराओ, मीडियम मूव कराओ, फास्ट मूव कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो आपका इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन के साथ तो आपको कोई मैटर ही नहीं करता कि आप प्रोसेस को स्पीड में करा रहे हो कि स्लो करा रहे हो। लेकिन विदाउट इंसुलेशन की बात करेगा तो प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। तो यहाँ से अगर आप देखिए कंक्लूजन हम लोग अगर देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है कि अगर हम लोग बात करें विदाउट इंसुलेशन पे, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करते हैं क्या विदाउट इंसुलेशन, तो विदाउट इंसुलेशन में प्रोसेस कैसा होना चाहिए, विदाउट इंसुलेशन में प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग से बात किया जाए यहाँ पर विथ इंसुलेशन, तो विथ इंसुलेशन में अगर बात किया जाए तो प्रोसेस कैसा हो सकता है, ये आपका हो सकता है स्लो भी हो सकता है, और अगर बात करेंगे तो मीडियम भी हो सकता है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रोसेस आपका फास्ट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपका इंसुलेशन है तो आपको कैसा रिक्वायरमेंट है। लेकिन विदाउट इंसुलेशन अगर आपको पॉसिबल कराना है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वेरी फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक सिलेंडर पिस्टन का जो हमने डायग्राम बनाया था वो आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं, और ये आपका क्या है, हमने इस तरीके से इस पर इंसुलेशन कर दिया है। अब इसके बाद आप प्रोसेस को स्लो, मीडियम और फास्ट जैसा चाहे वैसा आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, इक्वेशन को लेके कुछ चीज़ें आती है। वो इक्वेशन क्या होता है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम को लेके एक रिलेशन आता है, और फ्रेंड्स जो रिलेशन आता है एक्चुअली क्या है, ये इसका डेरिवेशन है, बट हमको डेरिवेशन इसके करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो एक रिलेशन आता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, शायद आपको पता भी हो, तो उस रिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो एडियाबैटिक प्रोसेस आ रहा है, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन अगर आप देखोगे तो क्या आता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आपसे एग्जाम में तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें हमने जो टर्म्स को लिखा है, एक बार हम टर्म्स को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका जो P है, व्हाट इज P? P है आपका प्रेशर। ये जो आपका P है ये आपका क्या है, प्रेशर। व्हाट इज V? अगर मैं V की बात करूं तो V आपका क्या है, वॉल्यूम। जो आपका V है वो आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम। आगे हम लोग बात करते हैं गामा। तो गामा की अगर बात करें तो गामा आपका क्या होता है, गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। ये आपका है एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा के बारे में फ्रेंड्स मैं अभी जब हीट पढ़ाऊंगा तो उस पर गामा के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि कहाँ से आया है और इसकी वैल्यू क्यों होती है। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कितनी होती है, वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि गामा की वैल्यू इतनी क्यों होती है। वैसे गामा की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 1.4, बट फॉर एयर, ये ध्यान रखिएगा 1.4 तो हम लोग याद करके रखे हुए हैं, लेकिन स्पेशली एयर के लिए होती है। अगर आपको एयर के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बोल दे या कोई दूसरी बॉडी बोल दे तो वहाँ पर ये गामा की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो गामा की वैल्यू 1.4 है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गामा की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो आपका निकल कर आया हुआ है। अब ध्यान रखिए, जब इस इक्वेशन को डिराइव किया गया था तो फ्रेंड्स कोई भी जब इक्वेशन आपका डिराइव होता है तो उसके साथ कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो ये जब डिराइव किया गया था तो इसके साथ कुछ एजम्पशन लिए गए। पहला एजम्पशन क्या लिया गया, ये आपका जो एप्लीकेबल है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए,
ठीक है, ये जो आपको मैं लिख रहा हूँ एजम्पशन तो काफी सारे हैं, लेकिन जो मैं 2 एजम्पशन यहाँ लिखने वाला हूँ और 2 एजम्पशन आपको आगे जरूरत पड़ेगा आपके कंफ्यूजन से बचने के लिए, इसीलिए इस चीज को यही मेंशन कर देते हैं। पहला चीज, जब इस इक्वेशन को डिराइव किया गया था तो इसका एजम्पशन पहला क्या लिया गया था, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओपन एंड क्लोज सिस्टम बोथ। ठीक है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ आइडियल गैस, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, आपका आइडियल गैस के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने आइडियल गैस की कहानी पढ़ी नहीं है, तो आइडियल गैस को भी हमको समझना पड़ेगा कि आइडियल गैस होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी होगा हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस निकल कर आया हुआ है, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर ये जो आपका पहला तो ओपन या क्लोज सिस्टम के लिए निकल कर आया हुआ है, और जो दूसरा चीज़ है आपको किसके लिए मिला हुआ है, आइडियल गैस के लिए मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर विदाउट इंसुलेशन है तो वेरी फास्ट, अगर आपको कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है और सिर्फ बोल रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस कराना है, तो नो डाउट उसका आंसर क्या होगा, वेरी फास्ट। लेकिन अगर आपसे विथ इंसुलेशन के साथ बाउंडेशन देता है तो ये जो आपका प्रोसेस है स्लो, मीडियम और फास्ट कैसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अभी तक हमने जो बात किया है ये हमने टोटल 4 प्रोसेस पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगला हमारा जो प्रोसेस आता है 5वां प्रोसेस, और वो कौन सा प्रोसेस है फ्रेंड्स, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लेके कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपका क्या होता है और ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो है ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आपका है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी कहानी शायद आपने सुनी हो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या है, हमने काफी बार देखा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लेकिन इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसको हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं क्या कि फ्रेंड्स देखिए अभी तक हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने जितना भी प्रोसेस अभी तक पढ़ा हुआ है उस सभी के सभी प्रोसेस में आपको क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो सभी के प्रोसेस में आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके आपको बाउंडेशन दिखी हुई है। बाउंडेशन दिखने का क्या मतलब है, अगर हम लोग बात करते हैं तो बाउंडेशन देखिए देखने का क्या मतलब है कि पहला जो प्रोसेस था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम था, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट था। फिर सेकंड कहीं कांस्टेंट प्रेशर था, कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर था, कहीं पर हमने हीट ट्रांसफर किया हुआ था। ठीक है, अब ये बताइए कि जरूरी है कि अगर कोई प्रोसेस चल रहा हो, कोई प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें कुछ ना कुछ बाउंडेशन होगा। कुछ ना कुछ बाउंडेशन होने का क्या मतलब है, जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा हो तो कहीं पर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा या कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर होगा या कहीं कांस्टेंट प्रेशर या टेम्परेचर हो रहा है या कहीं पर मान लीजिए आपका हीट ट्रांसफर 0 हुआ, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई बाउंडेशन ना हो और बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा हो, कोई भी कुछ कांस्टेंट नहीं, हीट ट्रांसफर भी होगा, वर्क ट्रांसफर भी होगा, सब चीज चलता रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपकी जानकारी के लिए बता दो कि मैक्सिमम जो प्रोसेस होते हैं ऐसे ही होते हैं, हर प्रोसेस के साथ आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं उसमें किसी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि जो हमारा रियल प्रोसेस होता है वो किसकी तरह होता है। तो रियल प्रोसेस में ना बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका रियल प्रोसेस होता है वो कैसा मूव करता है, रियल प्रोसेस आपका मूव करता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की तरह। तो पहला चीज ये कि हमारे पास जितने भी आपके जो प्रोसेस आपको दिख रहे हैं इसमें अगर आप देखोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लेके, तो यहाँ पर पहला चीज हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपका प्रोसेस है, जो हमारा रियल प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली मोस्ट ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं वो आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस जो रियल प्रोसेस हो रहा है इसके लिए हमारा रिलेशन क्या है, पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो आपका रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे टर्म्स को अगर डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स डिफाइन हो सकता है, अगेन
बात करते हैं P का, तो व्हाट इज P? तो P जो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ये आपका है प्रेशर। अगर मैं बात करूंगा V का, तो व्हाट इज V? V है आपका वॉल्यूम। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, N। N क्या है यहाँ पर, N है आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, हमने वहां पर जो लिखा था वो गामा लिखा था एडियाबैटिक के लिए, वो एडियाबैटिक इंडेक्स था, और यहाँ पर जो N है वो क्या आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। C तो आपका कांस्टेंट है। एक बार हम लोग ये N के लिए बात कर लेते हैं। देखिए जो आपकी N की वैल्यू होती है, ये जो आपका N मैंने लिखा है, N की जो वैल्यू होती है वो आपकी गामा से कम होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी जो बता रहा हूँ ये आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आपकी N की वैल्यू होती है ये आपकी गामा से कम होती है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका गामा है, ये आपका N है। अगर मैं N इक्वल टू मत साइन डाल दीजिएगा, अगर इक्वल टू डालेंगे मतलब आप N की वैल्यू गामा रख देंगे, तो अगर N की वैल्यू गामा रखेंगे तो प्रोसेस तो आपका फिर एडियाबैटिक बन गया। तो ध्यान रखिएगा जो N की वैल्यू है वो गामा से कम होना चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जब आप इसको क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको एक ऑप्शन ये भी दिखेगा इस तरीके का, 1 = 1 = गामा। ध्यान रखिएगा, तो ये अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो बिल्कुल ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ये गलत ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को चूज नहीं करना है, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब बात है जब N की वैल्यू आप गामा रखते हैं तो प्रोसेस आपका कैसा बन जाता है, एडियाबैटिक। सॉरी, हाँ, N की वैल्यू गामा रखेंगे तो आपको एडियाबैटिक बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, N की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस आइसोथर्मल की तरफ मूव कर लेगा। ये चीज को मैं आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका है ये आपका 5वां प्रोसेस पे बात चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको PV की पावर N = हमने जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो हमने N की वैल्यू डिफाइन की है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आपकी N की वैल्यू है ये आपका 1 से गामा के बीच में डिफाइन होता है। और अगेन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन के लिए, तो इस इक्वेशन में जो 2 एजम्पशन लिए गए हैं, तो जैसा हमने एडियाबैटिक के लिए एजम्पशन लिया हुआ था वैसे ही हम क्या करेंगे, ये पॉलीट्रॉपिक के लिए भी एजम्पशन लेंगे। क्या क्या इसका एजम्पशन हो सकता है, अगेन वही पहला चीज आप क्या लिखेंगे, ये आपका जो है ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए डिफाइन है। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए डिफाइन है। और अगर हम लोग दूसरी चीजों की बात करें तो ये आपका इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे यूज पड़ेगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कई लोग क्या होता है कि ऑप्शन में भी आते हैं और दिमाग में कंफ्यूजन भरा हुआ है क्या कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो उसमें वर्क डन 0 होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी 0 नहीं होता, ना कुछ कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे बात करूं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपका हीट ट्रांसफर भी चलने वाला है और आपका वर्क ट्रांसफर भी चलने वाला है। वर्क ट्रांसफर को देखिए, अगर मैंने डेल W लिखा हुआ है, ये मैंने क्यू लिखा है, इसको मैं बात करूंगा तो इसमें आपका हीट ट्रांसफर भी होगा और वर्क ट्रांसफर भी होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जो मैंने इस पे अभी आपका डिस्कस किया हुआ है इस पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अगर मैं बात करूं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के साथ, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपका यहाँ पर हीट ट्रांसफर भी होता है और वर्क ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में केवल हीट ट्रांसफर 0 होता है, वहां वर्क ट्रांसफर 0 नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ इस चीज को। हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर तो 0 है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन जो वर्क ट्रांसफर होता है ये = नॉट 0। ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर वर्क ट्रांसफर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तो किसी तरीके का आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको हीट ट्रांसफर भी होगा और वर्क ट्रांसफर भी होगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप
आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।